प्रश्नावली 1.2 भाज्य अभाज्य। क्वेश्चन कई पूछे हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या है। हमने भाज्य और अभाज्य के बारे में एक पहले भी बताया है कि भाज्य अभाज्य क्या है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ भाज्य और अभाज्य क्या है, लेकिन जल्दी। भाज्य अभाज्य एक है ना, एक वीडियो पूरी भाज्य अभाज्य की, भाज्य अभाज्य वहाँ से पहचानना है। तो एक बार फिर से मैं भाज्य अभाज्य के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा भाज्य और अभाज्य, हम ले रहे हैं भाज्य और अभाज्य पहचानना कैसे है। इससे पूरा चैप्टर है, इसलिए हमने पहले इसकी एक वीडियो पूरी स्पेशली अभाज्य अभाज्य की ही बनाई है, जहाँ से वो आराम से पहचाना जा सकता है कि भाज्य और अभाज्य क्या है। लेकिन एक बार हम चैप्टर है तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं भाज्य और अभाज्य है क्या। ठीक है, भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? वे संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणक हों। जिसके कम से कम 3 गुणक हों। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणक हों। एक हो गया, वे संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणक हों। भाज्य अभाज्य की हमने एक वीडियो डाली है, इसलिए वहाँ सीधा देख लेना कि भाज्य अभाज्य क्या है। ठीक है, वे संख्या जिसके कम से कम 3 गुणक है। अब हम एक ले रहे हैं। हमने एक उस दिन बताया भी था कि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि एक का सिर्फ कितना गुणनखंड, कितना गुणक बनेगा? सिर्फ एक ही गुणक बनेगा, एक ही गुणक होगा। इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक को हमने छोड़ा, हम 2 पे आए। 2 हमारा कितने गुणक हो सकते हैं इसके? एक से चला जाता है, एक 2 से जाएगा, 2 गुणक हो गए। तो ये हमारा वे संख्या जिसके कम से कम 3, तो ये 2 है, तो 2 के लिए हम चला जाएगा 2 हमारा अभाज्य में। अब हम 3 पे लेते हैं। 3 के कितने भाज्य अभाज्य हैं? 3 भाज्य है या अभाज्य है? अभाज्य है, क्योंकि 3 अभाज्य, क्योंकि 3 1 से जाएगा और 3 से ही जाएगा। इसके सिर्फ 2 भाज्य, वे संख्या जिसके केवल 2 गुणक हों। ठीक है, 1 है और 3 है, तो 3 हमारा अभाज्य आ जाएगा। उसके बाद हम 4 लेते हैं। 4 के कितने गुणक हैं? 3, 1 और 2 और 4। कम से कम 3 गुणक होने चाहिए। जिसके कम से कम 3 गुणक हों वे संख्या अभाज्य होती है, जिसके सिर्फ 2 गुणक हों वो अभाज्य होती है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य हो जाएगा। अब हम लेते हैं 5। 5 क्या है? भाज्य या अभाज्य? अभाज्य। क्यों? क्योंकि इसके 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। ठीक है, तो भाज्य हमारा 5 हो जाएगा, अभाज्य 5 हो गया। अब हम 6 ले लेते हैं। अगर मान लिया हमने 6 ले लिया, 6 लिया, ये क्या है? भाज्य या अभाज्य? भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 गुणक हो, कम से कम 3 गुणक हो। यहाँ 4 है, 3 से ज़्यादा होने चाहिए, या तो 3 हो या तो 3 से ज़्यादा हो, तो हमारा भाज्य हो जाता है। 6 हमारा आ गया भाज्य। हमने 7 ले लिया, क्या है? अभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से जाए कटेगा या फिर यह 7 से कटेगा। इसके 2 ही भाज्य हैं, 2 ही मल्टीपल हैं, 2 ही गुणक हैं, तो ये हमारा अभाज्य हो जाएगा। हमने मान लिया 15 ले लिया, ये क्या है? भाज्य या अभाज्य? भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये 1 से जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा। कम से कम 3 गुणक हैं।
कम से कम 3 गुणक होने चाहिए। कम से कम 3 गुणक का मतलब है कि 3 होना चाहिए, और उससे ज़्यादा हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 3 गुणक होना चाहिए। हमारे पास 4 है तो हमारा 15 भाज्य हो गया। हमने मान लिया 13 ले लिया। 13 क्या है, भाज्य है या अभाज्य? अभाज्य। क्यों? क्योंकि 13 या तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से, 7 से, 8 से, 9, 10, 11 से जाएगा नहीं, 12 से भी नहीं जाएगा, सिर्फ अब सीधा चला जाएगा 13। भाज्य और अभाज्य की वीडियो है, वहाँ देख लेना, वहाँ से सीधा, इसलिए यहाँ शार्ट में समझा रहा हूँ खाली। तो हमारा 13, कोई भी संख्या ले लो, हमने 25 ले लिया, भाज्य या अभाज्य? भाज्य। क्यों? 1 से जाएगा, 5 से चला जाएगा, 25 से चला जाएगा, 1 2 3, 3 गुणक हैं तो हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1, भाज्य भाज्य है ही, ये डिफिनेशन है, एग्जाम्पल है 4 6 15, उदाहरण है ये है उदाहरण। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम सीधा आते हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है? निम्नलिखित मतलब कोई संख्याएं दी है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना कोई भी संख्या, क्वेश्चन यही दिया है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर अभाज्य, ये याद रखना, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1, पहले का पहला है 140। हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका, एक तो हम तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं एलसीएम। जैसे 140 का हमें निकालना है, 140 का हम निकालते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अभाज्य ऐसे सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उससे ज्यादा ना हो, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। और 2 से ज्यादा हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए तो भाज्य हो जाएंगे। इसलिए हमें याद रखना है कि ये भाज्य और अभाज्य, अभाज्य और अभाज्य का हमने पहले बताया कि भाज्य के लिए कम से कम 3 फैक्टर और अभाज्य के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक होता है। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य, ये हमें पहले सबसे पहले 2 से जाएगा, 70 बचा, फिर 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा, फिर ये हमारा 5 से चला जाएगा। हमें अभाज्य चाहिए, 5 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7। और अगर ये अब कितने से जाएगा? 7 से जाएगा 1। अब हमें ये याद रखना है कि इसमें भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है, भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है, और हमें किस रूप में रखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम ये सबसे पहले लिखेंगे 2 क्या है? 2 भाज्य है या अभाज्य? अभाज्य है। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और 2 गुणे 2। अब हमें बताओ 5 क्या है? 5 भाज्य है या अभाज्य? अभाज्य है, क्योंकि 5 का सिर्फ या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। और क्योंकि जानते ही है कि अभाज्य का
सिर्फ दो फैक्टर, एक तो एक होगा, एक तो वे स्वयं होगा। 5 भी हमारा क्या होगा, आभाज्य होगा। अब हम आते हैं 7 पे, 7 हमारा क्या होगा, आभाज्य होगा, क्योंकि या तो वह 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। अब सारे के सारे आभाज्य हो गए कि नहीं, 5 भी आभाज्य, 7 भी आभाज्य, 2 भी आभाज्य, हमें सब मिल गए। अगर हम ये लिख देते 4, अगर कहीं जैसे ये 2 गुणे 2 लिखा है, अगर हम इसको कहीं 4 गुणे 4 लिख देते तो ये क्या हो जाता, तो ये भाज्य हो जाता, क्योंकि भाज्य 1 फैक्टर हो जाता, 2 हो जाता और ये 4 3 फैक्टर हो जाता। इसलिए हम 4 को भी 2 रूप में 2 गुणे 2 में कर दिए ताकि वो आभाज्य हो जाए। ठीक है, तब इसका आंसर सीधा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसमें सारी संख्याएं अभाज्य, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। या फिर हम सीधा लिख सकते हैं इसको 2 पावर 2 2 की घात 2 या 5 7। अब 140 है, 2 2 है 4, 4 5 20, 20 7 140, हमारा अभाज्य गुणनखंड मिल गया। इसी रूप में हमें व्यक्त करना है, हमें मिल भी गया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें आभाज्य लाना है। देखो यहाँ अगर हम 4 कर लेते, 4 गुणे 5 गुणे 7, तो हमारा 4 भाज्य हो जाता। इसलिए हम भाज्य ना रखे आभाज्य रखेंगे, जबकि हम जानते हैं 2 हमारा आभाज्य संख्या है, 2 हमारी आभाज्य संख्या है, 5 हमारी आभाज्य, 7 हमारी आभाज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जैसे 156 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको 156 को हम दोनों तरीका लगा सकते हैं, या तो हम इस तरीके से एलसीएम जैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल लें, या फिर हम निकाल लें, हमें अगर कैलकुलेशन अच्छी आती है तो हम 156 का, जैसे 2 नंबर है हमारा, 156, या तो अगर हमारे पास कैलकुलेशन करने की क्षमता है तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। जैसे 2 से चला जाएगा, बचेगा कितना, 7 और 78 बचेगा। ठीक है, 78 बचेगा। अब 78 भी 2 से चला जाएगा, कितना बचेगा, 39 बचेगा। ठीक है, अब एक बार फिर 3 से लेकर चले जाएंगे, 13 3 39, एक बार 13 से लेकर चले जाएंगे। इसमें कोई संख्या भाज्य है नहीं, सब अभाज्य, क्योंकि 2 भी अभाज्य है, क्योंकि इसका भी फैक्टर 1 ही है, इसका भी फैक्टर 1 और 2 है, इसका भी 1 है और 2 है, इसका 3 है, ये 3 है, इसका भी एक फैक्टर 1 होगा, 1 3 होगा, इसका 13 का 1 होगा और 13 होगा। ये हमारा सिर्फ 2 फैक्टर, और 2 फैक्टर की कंडीशन में हम आभाज्य गुणनखंड कहेंगे। जिसके 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर हो वो आभाज्य होंगे। या तो इस तरह निकाल लेते हैं हम, या फिर अगर हमें संख्याओं का इतना गुणनखंड करना नहीं है या करना नहीं है, तो हम 156 को सीधा इस तरह से कर लेते हैं। 2 से पहले जाएगा 78 बचेगा, 2 से जाएगा 2 6 9 9 18, फिर अब 3 से चला जाएगा 13 बच जाएगा, 13 3 39, 13 से चला जाएगा। या तो इस तरह करें, या अगर हमें संख्याओं का नॉलेज है बढ़िया से कि 2 2 4 3 12 3 13 156 होता है, तो हम सीधा सीधा कर लेंगे। तो इससे ये भी आभाज्य है, ये भी आभाज्य है, ये भी आभाज्य है और ये भी आभाज्य है। हमें आभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त भी करना है, तो या तो इसको हम 2 बार 2 कर लें, गुणे 3 गुणे 13, आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। या तो हम इस तरीके से निकाल कर यहाँ लिख लें, या फिर हमें अगर सीधा नॉलेज है नंबरों का कि गुणा करने पर क्या होता है, हम सीधा सीधा या तो लिख लेंगे, या तो ये रफ कार्य में करके ये सीधा लिख देंगे। अगर हमें पेपर में लगाना है तो इसको हम हमेशा रफ कार्य में लिखेंगे, रफ वर्क, रफ कार्य में हम साइड में रफ कार्य करेंगे, उसके बाद यहाँ आंसर लिखेंगे, इसके बाद ये करेंगे। ठीक है, अगर हमें बोर्ड में जैसे एग्जाम में आ गया एक क्वेश्चन 156 का, तो हमें मान लिया अगर हमें सीधा सीधा ये आ रहा है तो हम सीधा सीधा लिख दें, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ हम सीधा रफ कार्य कर लोगे तो बेहतर है, अच्छा नंबर मिल जाएगा।
रफ वर्क कर लो यहाँ, तो हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। अभाज्य हमें रखना है, 2 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समझ में आ गया ना? हमें अभाज्य रखना है और अभाज्य की कंडीशन ही हमारी है कि सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो वो 1 से कटे या एक और वो स्वयं से कटे। अगर इसे 7 है, 1 से कट रहा है और सिर्फ स्वयं से कट रहा है 7 से। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा 5005, हमारा 5005। अब अगर हमें यहाँ निकालना है इसको, तो हम या तो वो मैट्रिक लगाएं एलसीएम वाला, जैसे हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ये निकालें, या अगर हमें पता है तो हम पहले 5 से कर लेंगे, 1001 इस तरह कर लेंगे। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो ठीक है, ये बड़ी संख्या है तो हमें ये जरूरी है देखना, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से 3 के अंदर 3, 2 बचा, 6 3 18, 2 बचा 25, 3 से नहीं कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 के अंदर 5, 0 0 5 उधर 0 0 1 उधर गया। अब यहाँ में देखना है क्या ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और ये बचा 1, 11 कटेगा नहीं। अब हम देखेंगे 4 हमारा भाज्य संख्या हो जा रही है, हम 4 पे नहीं जाएंगे। 5 से नहीं कटेगा। 6 भी हमारा भाज्य संख्या हो जा रही है, 6 हमारी भाज्य संख्या हो जा रही है, हम 7 पे जा रहे हैं। 7 के अंदर 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तरीके 21, हमारा 7 से कट जा रहा है। हम अभाज्य संख्या ही चुनेंगे, भाज्य संख्या जैसे आएगी तुरंत छोड़ देंगे। भाज्य संख्या जैसे हमारी 4 आई, छोड़ दिए, 6 आई, छोड़ दिए। अब सीधा आ गए 7 पे, 5 से कट नहीं रहा था, अब 7 पे आए। 7 करने 7, क्या आंसर है? 7 करने 7 बचा कितना, 3, 7 चौक 28 बचा कितना, 2, 7 3 21। अब हम सीधा आते हैं फिर, अब ये कितने से जाएगा, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से 4 दिया 12, 2 बचा 23 चला जा रहा, नहीं जा रहा। 4 से हमारा जाना नहीं है क्योंकि हमें भाज्य लेना नहीं है। 5 से जाएगा नहीं। 6 हमारा भाज्य है, 7 से 7 दूना 14 नहीं जाएगा। 8 हमें लेना नहीं है, 9 हमें लेना नहीं है, 10 हमें लेना नहीं है क्योंकि ये सब भाज्य, 9 भाज्य है, 10 भाज्य। अब 11 से 11 करने में 11, 3 बचा, 11 से 33, अब 11 से चला जा रहा है। हमें भाज्य संख्या नहीं लेना। भाज्य संख्या जब ये अभाज्य गुणनखंडों की बात करते तो भाज्य संख्या हम सीधा छोड़ देंगे, भाज्य संख्या को हम लेंगे ही नहीं। 11 के अंदर 11 बचा कितना, 3, 11 दिया 37। अब ये सीधा 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, बच गया ना। अब हम इसको क्या करना, ये रफ वर्ग में लिख दिए। अब हमें ये सीधा इसको लिख लेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है, आंसर हो गया यही हमारा। ठीक है, हमें अभाज्य लेना। देखो यहाँ हमने 2 ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि 2 हमारा अभाज्य, 2 से नहीं कटा। ठीक है, 3 से नहीं कटा। 4 हमारा भाज्य, 4 हमने ड्रॉप कर दिया, 4 पे ट्राई मत करो। 5 से कट गया। 6 हमारा भाज्य, हमने ट्राई नहीं किया। 7 था, 7 हमारा अभाज्य संख्या, इससे हमने ट्राई की। 9 हमारा भाज्य संख्या क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं। 11 हमारा अभाज्य, 13 भी अभाज्य, और हमें अभाज्य का गुणनखंड मिल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इतना हो गया। अगर ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से करना, आराम से कर सकते हो क्योंकि हमें सिर्फ अभाज्य ही गुणनखंड लेना, हमें भाज्य लेना नहीं है। भाज्य और अभाज्य की हम कैसे पहचानेंगे वो तो हमने बता ही दिया कि भाज्य के लिए सिर्फ कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए और अभाज्य के लिए
सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक तो वो एक से कटेगा और एक वो स्वयं से कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम एक चीज लिखते हैं, एक फार्मूला ले लो। एलसीएम निकालना आता है लघुत्तम समापवर्तक, जैसे अभी निकाला है हमने, जैसे 140 का ये एलसीएम ही है। एचसीएफ निकालना आता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक फार्मूला बनता है, वो सिर्फ दो संख्याओं के लिए। किन्हीं दो संख्याओं के लिए फार्मूला है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता, ठीक है। कोई दो संख्या ले लो, मान लिया हमने संख्या ले ली n1 गुणे n2, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही है हमारा फार्मूला। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यही है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, ये एक संख्या है n1, कोई संख्या हो सकती है 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, बराबर यल गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। इस पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इसी फार्मूले पे ये फार्मूला नोट हो गया, नोट कर लिए। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, ये हमारा है फार्मूला। इसी पे क्वेश्चन है हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। मतलब ये दिया है कि पूर्णांकों की नीचे जो पूर्णांक दिए हैं उनमें युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनका जो नीचे दिए, जैसे हमारे इसमें दिया है 26 और 91, 26 और 91 ये दिया है। इसमें ये कहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम, अभी जो फार्मूला हमारा आया था कि दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है या नहीं, यही प्रूव करना है। इसमें एक क्वेश्चन में कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। जांच भी करना है ना कि दो इनका एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है या ये कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या एलसीएम, कैसे? एलसीएम का दो तरीका होता है, या तो एलसीएम सीधा इस तरह से निकालते हैं जैसे हम निकालते हैं 26 91, ठीक है, या तो इससे कट जाए या तो इससे जाएगा 26 91, तो एलसीएम निकालना
यहाँ से आसान भी है, ये मेथड भी हम जानते भी हैं, 9th में पढ़े भी हैं इसको एलसीएम निकालना। तो क्या ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2 से जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, 2 से 13 बचा और 91 बचा, ठीक है। अब क्या ये कितने से जा रहा है? 3 से जाएगा नहीं, 13 से सीधा लेकर चले जाए तो बेहतर है। 13 का 13, 13 से 91, 3 से जाएगा नहीं, 7 से चला जाएगा, फिर 7 ही से ले लेते हैं, हम छोटी संख्या ही ले लेते हैं, पहले 7 से ले लेते हैं, 13 इसी तरफ डाल देते हैं, 13 यहाँ आ जाएगा, 13 से 91, अब सीधा 13 ले लिए, ठीक है, एक बच गया। हम शुरुआत करेंगे छोटी संख्याओं से, जितने जैसे हमने पहले 2 से काटा, अगर 2 से काटने के बाद 2 से कट जा रहा, अगर 2 से ना कटता तो हम 3 से ट्राई करते, 3 से भी कट जाता, अगर 3 से भी कटता, 3 से कट जाता तो हम उसी से काट देते। अगर हमारा 3 से नहीं कट रहा है तो अगली संख्या लेते हैं, हम यहाँ 3 न लेते, 4 लेते, 4 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 6 से नहीं कटा, 7 से कट रहा है, 7 से काट दिए, फिर उसके बाद देख लिए 13 आ गया, अब 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, ठीक है। हमारा एलसीएम यहाँ से निकल गया, 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। 13 सते 91, 91 दूना 182, ठीक है। एलसीएम हमारा आ गया 182, दोनों संख्याओं में एलसीएम हमारा 182। और एचसीएफ निकालना, एचसीएफ हम कैसे निकाले, एलसीएम निकाल दिए, अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, हम बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं, भाज्य मान लेते हैं, इस तरह हम निकालते हैं, बड़ी संख्या को हम भाज्य मान लिए और हमने 26 से दिया, ठीक है। अब 26 के अंदर 26 दूना 52, 26 दिया 78, तो अगर हम और 26 चौका कर दे रहे हैं तो 104 हो जा रहा है, तो हम सिर्फ कितनी बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, ठीक है। तो 24 चौका 78, कितना बच गया, 11 में से 8 गए, 3 बचा, इसमें से इसको घटाते हैं ना, 11 में से 8 गए 3, और ये बचा कितना 8 में से 7 गया 1, अब फिर हम 26 को यहाँ ले आएंगे, 13 दूना 26। एचसीएफ की कंडीशन है कि जब तक 0 शेष फल मिल जाए। अब हमारा ये एचसीएफ हो गया, ठीक है, एचसीएफ हमारा 13 हो गया, ठीक है। यही है हमारे एचसीएफ मिल गया। अब हमें प्रूव करना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इधर देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है। तो हम सीधा क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ करना, हमें एलसीएम मिल ही गया, यहाँ से एलसीएम हमें मिल ही गया, एलसीएम हमें मिला, एचसीएफ भी हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें यही प्रूव करना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के क्या बराबर है। तो हम सीधा गुणा करके देख ही लेते हैं, 26 यहाँ इन संख्याओं का गुणनफल, यही फार्मूला भी है, 2 संख्याओं का 26 गुणे 91, ये 2 संख्या हो गई। अब ये यहाँ एलसीएम कितना निकला हमारा 182, ठीक है, एलसीएम, और एचसीएफ हमारा कितना निकला 13, ठीक है। अब हम गुणा कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा। अच्छा गुणा कर ले, गुणा करने का या तो सीधा हम 91 गुणे 26 करें, 6 गंदन 6 9 6 54, 2 गंदन 2 9 9 18, ठीक है, 6 6 8 5 13 2, यहाँ मान लिया आ गया 23 66। अगर इधर भी 23 66 आ गया तो क्वेश्चन सही है, हमने दर्शा भी दिया कि हाँ ये सही है। अब 182 का 13 से गुणा कर दो, 3 दूना 6 8 3 24 क्या लगाया 2, 3 दूना 3 गंदन 3 2 5, 2 गंदन 2, इससे कि 8 गंदन 8 1 गंदन 1, ठीक है। 6 हमारा ये 6 8 5 13 और ये 2, ठीक है, 23 और 66 ये भी आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। 23 66 23 66 दो संख्याओं का गुणनफल
लघुत्तम समापवर्तक और ये महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर हो गए। ठीक है, यही हमें है। दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे यहाँ पे n1 था, ये गुणे n2 था, LCM गुणे HCF, यही हमें दर्शाना था। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब अगर दो क्वेश्चन में यही कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है, यही हमें दर्शाना, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए इस तरह से। लघुत्तम समाप 2 से गया, 7 से गया, 3 से गया। फिर हम महत्तम समापवर्तक निकाल लिए, हमें महत्तम समापवर्तक HCF 13 मिल गया, LCM हमारा 182 मिल गया। अब हम इन दोनों